नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज फुल सिलेबस की, स्पेशली फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स। फर्स्ट 10 to 15 lectures we will discuss about your basics. What is subject, what is verb, what is helping verb, what is object, how to make the sentences. उसके बाद हम डिस्कस करने जाएंगे हमारी ग्रामेटिकल टॉपिक्स, चाहे वो वर्बल है चाहे नॉन वर्बल टॉपिक्स है। सबसे ज्यादा सिलेबस हमारा इंग्लिश में कवर होता है सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस। 200 मार्क्स का होता है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, जिसके अंदर वो कैप पोर्शन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, प्रीपोजिशंस काफी वेटेज रखते हैं। स्कोरिंग के लिए 20 मार्क्स अराउंड वॉइस, 27 मार्क्स अराउंड नरेशंस, 40 मार्क्स अराउंड आपके एरर्स। फिर आपका पोर्शन बच जाता है पैराग्राफ्स, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, पैराजम्बलिंग टाइप। तो एक व्यू 5 से 6 महीने का कंप्लीट अगर आप गो थ्रू जाएंगे सिलेबस की, और 3-4 स्टैंडर्ड बुक जो भी पूरा हम निचोड़ लेंगे हर एक सब्जेक्ट का। बस आप क्लास को रूटीन बनाए रखिएगा। काफी सारे बच्चों की मैसेज आ रहे हैं कि सर पहले ये टॉपिक देखिएगा। हर एक चीज का एक पैटर्न होता है, ऐसा ही जो मैथ में फॉलो होगा हमारा, सेम हमारा इंग्लिश में। अगर मैं कोई मेरे को कह दे कि सर पहले एडजेक्टिव करवाए, वो अगर एक रिवीजन बैच है वहां तो ठीक रहता है, लेकिन जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि नाउन वगैरह क्या है तो वो एडजेक्टिव का यूज कैसे समझेगा। जैसे ही मैथ में अब कई बच्चों ने कहा सर प्रॉफिट लॉस, लेकिन उसके लिए आपको परसेंटेज, एसआई, सीआई एक ऑर्डर में चलेंगे आपकी चैप्टर। इसलिए संयम बनाए रखिएगा, आराम से समझिएगा। घर बैठ के आपको बस आराम से वीडियो देखना है। कोई भी क्वेरी आए कमेंट बॉक्स वगैरह मेंशन कर दीजिएगा। इंग्लिश में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट। बिल्कुल चाहे जीरो लेवल है, जिसने आज तक चाहे इंग्लिश का जो डर है या कुछ भी है, लेकिन आराम से समझिएगा उसको यूज। उसके बाद बुक पढ़ेंगे तो फिर उसका वास्तव में हमें पता चलेगा कि क्या हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए था, क्या हमें ऐसे ही सीखना चाहिए, ताकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों तक भी फायदेमंद साबित हो। हिंदी में आप सब्जेक्ट को मैं लिंक कर रहा हूं हिंदी के साथ। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कर्ता, और हिंदी में आप उसकी डेफिनेशन बोलते हैं कर्ता को काम को करने वाला, और इसमें ग्रामर वालों ने कह दिया डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन बोलते हैं क्रिया को, वर्ब जो काम होगा, डूअर करने वाला। पहली डेफिनेशन, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि सब्जेक्ट है, किस बात पे कहूंगा, यदि उस सेंटेंस का काम को वो कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं एक सिंपल एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग। काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। कौन कर रहा है, टीचर। काम को करने वाला उस सेंटेंस का क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट। मोहन इज राइटिंग। मोहन पत्थर लिख रहा है। काम क्या हो रहा है, लिखने का। कौन कर रहा है, मोहन, मीन्स मोहन इज सब्जेक्ट। सीता इज सिंगिंग। सीता गा रही है। गाने का काम कौन कर रही है, सीता। मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सीता। द चाइल्ड इज स्लीपिंग।
काम क्या हो रहा है, सोने का, और कौन कर रहा है, चाइल्ड, मतलब चाइल्ड इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। रफली कितने भी सेंटेंस देखते हैं, आई बोट दी स्वीट्स, मैंने मिठाइयां खरीदी, लेकिन काम क्या हुआ, खरीदने का, और किसने किया, आई ने, मतलब इस सेंटेंस में आई क्या रहा होगा, सब्जेक्ट। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, काम क्या हुआ, जाने का, इसलिए इस सेंटेंस का राम क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट। कैसा भी सेंटेंस उठा लीजिएगा, यदि उस सेंटेंस का काम हुआ है कुछ, और उस सेंटेंस में जो काम को करने वाला पाया जाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, काम क्या हुआ, पकड़े जाने का, द पुलिस कोट द थीफ, तो द पुलिस इस सेंटेंस का क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। फर्स्ट डेफिनेशन ग्रामर वालों ने की है, करता होता है काम को करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। बेसिक डेफिनेशंस याद नहीं रखिएगा, कोई आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन बेसिक्स के लिए आपको बस पता होना चाहिए, चाहे हिंदी में हो। सब्जेक्ट मैं तभी कहूंगा किसी सेंटेंस में यदि वो उस सेंटेंस में काम कर रहा है। राम इज पेंटिंग द वॉल्स, राम दीवारों को पेंट कर रहा है। ही इज पेस्टिंग द पिक्चर्स, पिक्चर्स को वह पेस्ट कर रहा है। राम पिछले सेंटेंस का सब्जेक्ट था और इस सेंटेंस का ही क्या है, आपका सब्जेक्ट। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने उसका काम पूरा कर लिया है। किसने कर लिया है, सी ने, मतलब जो मैंने अभी सेंटेंस बोला है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सी। फर्स्ट पॉइंट ओके, जो भी काम हुआ है उस काम के करने वाले को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। फर्स्ट डेफिनेशन। लेकिन जब ग्रामर वाले इस चीज को डिस्कस कर रहे थे धीरे धीरे, तो उनके सामने कुछ ऐसा सेंटेंस आ गया, मैं लिख देता हूं कुछ, द बुक इज ऑन द टेबल, राम इज ए टीचर, वैसे रफली सेंटेंस है। पहले सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे तो पुस्तक मेज पर है, काम तो नहीं हो रहा है कोई, लेकिन जिक्र किसका हुआ है, किताब का। सेकंड डेफिनेशन ग्रामर वालों ने दी, हिंदी वाले कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे भी क्या कहेंगे, कर्ता। और मैं कह रहा हूं जिसके बारे में कुछ डिस्कशन किया जाए, वन कोई भी, अबाउट हुम जिसके बारे में कुछ भी, समथिंग जिक्र किया जाए, इज सेड। बेसिक इंग्लिश की डेफिनेशन याद ना हो, बस हमें किसी भी सेंटेंस में कर्ता, केवल दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट केवल दो ही डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। फर्स्ट डेफिनेशन, यदि वो काम को डायरेक्ट कर रहा है, अदरवाइज यदि किसी के बारे में बात की जाए तो वो भी उस सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में मैंने मेन वर्ब नहीं दी, लेकिन सेंटेंस है और बात किसके बारे में कर रहा हूं, पुस्तक मेज पर है, मीन्स द बुक इज द सब्जेक्ट। राम एक अध्यापक है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन जिक्र किसका कर रहा हूं मैं, राम का। राम इस सेंटेंस में क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट था मेरा आज का, व्हाट इज सब्जेक्ट। किसी भी किताब में जब भी आप आगे से रीडिंग लो और ये लिखा मिल जाए ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये टॉपिक मेरे बहुत काम आएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझाते वक्त, क्योंकि जब आप वहां से कन्वर्ट करते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, चेंज करते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है भी या नहीं, ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, वो चीज आपके लिए यूजफुल रहेगी। बस सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन दी है ग्रामर वालों ने, यदि कोई बंदा काम को करता है तो भी सब्जेक्ट, यदि उसके बारे में कोई बात का जिक्र किया जाता है तो भी वो सेंटेंस का क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट। सेकंड, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने जिक्र लिया है एक सब्जेक्ट।
उसके बाद सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए मैं जिक्र करता हूं वर्ब का। और वर्ब दो तरीके से हो सकती है, वन इज हेल्पिंग वर्ब, वन इज मेन वर्ब। हिंदी वाले हेल्पिंग वर्ब को हिंदी से लिंक करोगे तो आपकी हिंदी भी स्ट्रांग होती जाएगी। हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश बहुत आसान है। और एमवी लिखा है मैंने नोटेशन मेन वर्ब को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को काफी सारी बुक्स स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो आपको अगर कभी भी अब आगे से ऑक्सिलरी वर्ब लिखा मिल जाए, ऑक्सिलरी की स्पेलिंग याद रखना, आपके एग्जामों में स्पेलिंग में आती है, सिंगल एल है। हेल्प अगर कभी भी अगर आप अब बुक पढ़े और लिखा मिले कि ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होगा तो समझ लीजिए वो किसका ही जिक्र कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। वर्ब को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। आगे आएगा फाइनाइट वर्ब, वर्ड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। आज जैसे मैंने लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। अब देखिएगा पिछले कुछ टेंस लिख रहा था मैं अभी, कोई पढ़ा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई लिख रहा है, ये जो काम हो रहे हैं या तो वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वो कैसे डिफाइन किया गया है, इज, एम, आर, समथिंग, वो चीज देखिएगा और उसको आराम से समझिएगा। ग्रामर वालों ने हेल्पिंग वर्ब को बांटा दो भागों में, वन इज प्राइमरी, ए वी यूज कर रहा हूं मैं, ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। वन इज प्राइमरी, हेल्पिंग वर्ब के रूप दिए हैं। हर एक चीज का बस आराम से समझते जाइएगा, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, जो भी डाउट आएगा फिर हम आराम से ले लेंगे डिस्कशन में। मेन वर्ब की कोई काउंटिंग नहीं है, खेलना, कूदना, पढ़ना, सोना, जागना वगैरह वगैरह, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिमिटेड है और उनको ग्रामर वालों ने दो भागों में बांटना पड़ा। जितने भी मोडाल्स हैं आपके इंग्लिश में 13 मोडाल्स हैं जी, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, शुड, ought to, must, would, used to, dare, need। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इंग्लिश में केवल 13 मॉडल्स हैं और कई बार बुक्स ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे राइटर, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होगा, मतलब वो किसका जिक्र कर रहा है, मॉडल्स का। और प्राइमरी में ग्रामर वालों ने 3 दी हैं, बी, डू और हैव। बी से ग्रामर वाला बनाता है इज, एम, आर, वाज, वर। डू से ही बनाता है डू, डज, डिड। और हैव से ही बनाता है हैज, हैव, हैड। बहुत इंटरव्यू टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डीपली अगर आप नॉलेज समझेंगे। मेरी फर्स्ट क्वेश्चनिंग है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। देखिएगा अगर किसी चीज को हम अगर दो भागों में बांटते हैं तो कुछ ना कुछ फर्क तो रहा होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, and what is the difference between these verbs and these verbs? These are known as root verbs। आराम से लेंगे, मतलब क्यों, किसका क्यों नाम कैसे पढ़ा। देखिए पहले इंग्लिश के लिए 2 वर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे, बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। व्हाट, एक वर्ड है टेंस, एक वर्ड है जी सेंटेंस।
एक दो क्लास के बाद जब हम सेंटेंस के टॉपिक पे आएंगे, ध्यान रखना हम जिक्र लेंगे कि सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे कि जब हम टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वर्ड ना बोल के इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से चाहे मैं पास्ट कंटिन्यूअस चला जाऊं, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस चला जाऊं, दैट इज टेंस चेंज। मीन्स कॉन्टिन्यूअस से चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों का चेंज हो जाए आपस में, टेंस चेंज। चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। यानी मेरी बात कहने का मतलब ये है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी पास्ट इंडेफिनिट में जाऊं या फ्यूचर इंडेफिनिट, या प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट जाऊं या फ्यूचर परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जाऊं, ये तब तक केवल टेंस चेंज है। सेम ऑर्डर में, कहने का मतलब कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा, किसी का एक दूसरे में। परफेक्ट में, इंडेफिनिट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कहने का मतलब है मेरा सिंपल सा, अगर एक बार मैंने कहा है राम इज राइटिंग ए लेटर, और एक बार लिख रहा हूं मैं राम वाज राइटिंग ए लेटर, दिस इज टेंस चेंज। वो बात है, जिक्र करेंगे कि प्रेजेंट से पास्ट में फॉर्मेशन आएंगी हमारे सेंटेंसों के अंदर। लेकिन सेंटेंस चेंज है चारों कैटेगरी में से किसी एक से दूसरी में चले जाना, चाहे कोई सा भी हो। यदि मैं कह दूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी बेशक प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे मैं कह दूं एकदम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बेशक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, कैसे भी, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस चेंज। काल ही चेंज होके खाली काल का चेंज ही होता है, बस टेंस जो आप पढ़ते हैं, ग्रामर वालों ने 3 बनाए हैं काल, अभी प्रेजेंट जो बीत चुका है पास्ट, और जो आगे डिस्कशन में होगा भविष्य काल, दैट इज फ्यूचर। अगर कभी भी जिक्र हो कि टेंस चेंज हुआ है तो ध्यान रखना वो इंडेफिनिट का इंडेफिनिट में ही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जिक्र लेंगे कि क्या है ये इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिएगा, 1-2 दिन में क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें। टेंस चेंज का मतलब समझ गए होंगे। टेंस का मतलब मैंने कहा है केवल उसी ऑर्डर में रहे, बस कंटिन्यूअस इंडेफिनिट में ही चले सबका, बस काल चेंज हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, बस। यानी एक वैसे एग्जांपल लूं मैं सिंपल सा, राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम ने उसका काम पूरा कर लिया है। और एक बार बोलता मैं राम हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम ने उसका काम पूरा कर लिया था, दिस इज टेंस चेंज। लेकिन अगर मैं 2 टेंस ऐसे बोल दूं, राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम इज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस चेंज। मैंने क्या बोल दिया, पहला प्रेजेंट परफेक्ट का बोला था और उसके बाद बोल दिया मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। ये चीजें मेरे काम आएंगी एक्सप्लेनेशन देने में, और आपको भी समझना है, वो चीज आपके लिए यूजफुल रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जितनी भी है, चाहे ये केवल आपका यूज आती है केवल टेंस बताने के, कि वो बात कब हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। मैं एक सिंपल सा टेंस लिखूं जी, मैं इतना लिख दिया मैंने, बस सिंपल। इस हिसाब से मैं एक टेंस और उतार देता हूं,
ताकि आप उस चीज का क्लियर व्यू समझ सके। राम ब्लैंक राइटिंग, एक राम ब्लैंक रिटन ए लेटर, ये टेंस मैंने मेन वर्ब जरूर दी है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दी। इससे आप बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि ये टेंस कब कब मतलब पास्ट में हुआ है या अब की बात है या फ्यूचर की। तो आप हेल्प लेने गए हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब ही वो चीज है जो आपको बताएगी कि ये टेंस कब की बात है। यदि कोई भाई बोल देता इज, वो हम जिक्र करेंगे ये प्रेजेंट में यूज होता है। मीन्स राम पत्थर लिख रहा है, हिंदी तो बाद की बात है लेकिन ये टेंस अब कहा गया प्रेजेंट का। यदि किसी भाई ने इसको ऐसे कह दिया राम वाज, तो ये टेंस कहा गया हम वॉज के साथ पास्ट का। अगर मैं कुछ ऐसा बना देता राम विल बी राइटिंग, राम लिख रहा होगा, वो जिक्र करेंगे सेल विल फ्यूचर को बनाने के काम आता है। और जो विल मैंने बोला है, बी बोला है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके ही तो मैं क्या डिसाइड करता हूं उस सब्जेक्ट उस सेंटेंस का टेंस। कुछ भी है, राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, प्रेजेंट का टेंस है। और राम हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये हैज या हैड जो मैंने दिया ना, इसी ने आके डिसाइड किया है कि ये आपका टेंस कब का है। जैसे मैं और टेंस बनाऊं इनके लिए समथिंग, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम, एक बार मैंने कहा राम डिड नॉट गो टू स्कूल, उस डिड ने आके कहा कि मैं टेंस पास्ट का हूं। और राम डज नॉट गो टू स्कूल ने, डज ने आके कहा मैं टेंस किसका हूं, प्रेजेंट का। कहने का मतलब है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मैंने पहले एक्सप्लेनेशन ली है हेल्पिंग वर्ब की। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, तो एक ही है जी, उस सेंटेंस के अंदर मैं ये देखूंगा कि वो टेंस किस काल में बोला जा रहा है, प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, ये किसके बिना डिसाइड नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब के बिना। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स ग्रामर में है, हम धीरे धीरे सबका यूज करेंगे, हर एक वर्ड का मतलब समझेंगे। एक मॉडल्स का टॉपिक लेंगे आराम से पूरा 13 के 13 मॉडल्स को, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्लियर। सेकंड पॉइंट मेरा, व्हाट इज मेन वर्ब। फिर मेन वर्ब बताता है आपका उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, एक्शन, उस एक्शन की स्टेट बताएगा कि वो काम पूरा भी हुआ है या चल रहा है, कुछ जारी है और कुछ हो चुका है। इसी हिसाब से फिर आपके लिए क्या बनाए गए हैं, इनडेफिनिट, किसी पॉइंट पे होना, किसी का पॉइंट पे जारी मिलना, दैट इज कंटिन्यूअस, किसी पॉइंट पे काम पूरा मिले, वो जिक्र करेंगे कि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका कंटिन्यूअस दिखाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका काम कंप्लीट दिखाता है। मतलब वो वर्ब मेन वर्ब के साथ छेड़छाड़, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो तो ग्रामर वालों ने कंसेप्ट दिए हैं, लेकिन मेन वर्ब ही उस सेंटेंस के काम की स्थिति बताएगी कि वो काम क्या हुआ है, कितना हुआ। मैं जैसे टेंस बोलूं तो राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बेशक मैंने ऐसे लगाया हूं, लेकिन वर्ब की फॉर्म के साथ ही छेड़छाड़ की है, वो मतलब उस पॉइंट पे होता है। राम इज राइटिंग ए लेटर, मतलब उस पॉइंट पे वो काम जारी है, दिस इज कंटिन्यूअस। राम हैज रिटन ए लेटर, राम ने पत्र लिख लिया है, मतलब उस पॉइंट पे वो काम पूरा। और राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 20 मिनट्स, राम इस पत्र को पिछले 20 मिनट से लिख रहा है। मेन वर्ब के साथ ही जिक्र है, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंसों को जिक्र लेंगे। पहली एक्सप्लेनेशन थी जी मेरी सब्जेक्ट मैंने क्या कहा, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट तभी होगा यदि वो काम को करेगा या उसके बारे में बात हो रही होगी। वर्ब को मैंने आते ही दो भागों में बांटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पहले डेफिनेशन में अलग अलग जिक्र लेंगे सबका। हेल्पिंग वर्ब क्या है, उस टेंस
में हमें काल की स्थिति बताएगी कि वो टेंस किसका है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। और मेन वर्ब ही उस सेंटेंस के अंदर हमें आगे क्या बताएगी कि वो सेंटेंस की जो आपकी वर्ब है ना, वो एक्शन कितना कंप्लीट है, पूरा है, आधा अधूरा है, वो बताएगी आपकी मेन वर्ब की पोजीशन। इसमें अगर मैं लिख देता राम, अभी इस टेंस को देख के आप ये नहीं कह सकते कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब की नीड, ताकि अगर मेरे को प्रेजेंट में बोलना होता तो हैज, पास्ट में बोलना होता तो हैड, वो जी कर लेंगे कि हैज क्यों, हैड क्यों, वगैरह वगैरह। लेकिन जी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन थी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ग्रामर वाला क्या लिखा करता है, ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, आगे जाके ग्रामर वाले को जरूरत पड़ी कि ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो भागों में बांटना पड़ा। वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड वन इज सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ग्रामर वालों ने डिफाइन किया है बी, डू, हैव। इनको कहा गया है रूट वर्ब। इंग्लिश में ध्यान रखना केवल 3 रूट वर्ब है, बी, डू, हैव। बी के रूप है इज, एम, आर, वाज, वर। डू के रूप में डू, डज, डिड। हैव के रूप में हैज, हैव, हैड। जी कर लेंगे क्या क्या है, कब, कहां, कौन सा इस्तेमाल होगा। और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में सारे ही है, ठीक, 13 के 13 मॉडल्स। अब बात तो, क्वेश्चन तो लाजमी है कि ये चीज इकट्ठी क्यों नहीं बोली गई, इनको भी अलग अलग बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी एक्सप्लेनेशन कभी आपसे पूछे कि मोडाल्स और इनमें इज, एम, आर, वाज, वर में इनमें क्या फर्क है, तो ध्यान रखना केवल 2 पॉइंट है। पहले इस चीज का ही ध्यान रखना है, टेंस और सेंटेंस। जो आपकी, पहले मैं एक्सप्लेनेशन ले लेता हूं, जो मोडाल्स हैं ऐसा कोई टेंस नहीं होगा कि मेन वर्ब के बिना आ जाएंगे। मोडाल्स का यूज मेन वर्ब के बिना नहीं हो सकता। और इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल इंग्लिश में मेन वर्ब के साथ भी, अपनी कॉपी नोट्स बुक बनाते रहे ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। जिसको लगे फास्ट है वो बार बार पॉज करके देखते रहिएगा। फिर बोल रहा हूं मैं स्टेटमेंट, इज, एम, आर, वाज, वर, या सारी कह दूं मैं सबको कलेक्शन। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो है जो मेन वर्ब के साथ भी और मेन वर्ब के बिना भी यूज में आ सकती है। लेकिन मोडाल्स इंग्लिश में कभी भी बिना मेन वर्ब के प्रयोग नहीं होंगे। ये मेन डिफरेंस है, इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दिया गया है। ये पूरा है, इसको मेन वर्ब से दूर पास कहीं रख दो, हो ठीक ना हो मेन वर्ब तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये प्राइमरी, ये तो बिना मेन वर्ब मिलेगा ही नहीं टेंस में, इसलिए इनको क्या कहा गया, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि मैं टेंस लिख देता हूं, अभी मैंने लिखा भी था, जैसे कि मैं लिख देता हूं टेंस, राम एक डॉक्टर है। और एक दूसरी टेंस में मैंने लिखा राम पढ़ा रहा है। पहले तो बताइएगा, इज यहां पे मैं खाली हेल्पिंग वर्ब ना बोल के इसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का बोलूं, ताकि आगे तो मैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब बोल दूंगा बस। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बाद तो मेन वर्ब आई है, इसके बाद अब इस टेंस में मेन वर्ब नहीं है। मीन्स इनमें से, चाहे मैं यहाँ पे राम वाज डॉक्टर, राम वाज टीचिंग वगैरह वगैरह, मतलब कहने का मतलब है इनका प्रयोग मैंने किस वे में भी लिया, इनके बाद तो मेन वर्ब बेशक आ भी जाए और शायद ना भी आए, लेकिन ऐसा इंग्लिश का कोई टेंस नहीं है पूरा कि जिसके अंदर मैं मोडाल्स का प्रयोग करूं और उसके बाद मेन वर्ब ना बोलूं। 2-4 एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि यू कैन सोल्व दिस सम, कैन सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, सोल्व मेन वर्ब, ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है,
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क है? हेल्पिंग वर्ब हमारा टेंस बता रही है और मेन वर्ब बता रही है उस वर्ब की स्टेट कौन सी है, एक्शन की कंटिन्यू है क्या चीज। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क पाया हमने? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब के साथ भी आ सकते, मेन वर्ब के बिना भी, लेकिन मॉडल्स का यूज इंग्लिश में कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं किया जा सकता। मैंने फर्दर कुछ एग्जांपल दिए हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन निकलता है आपके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड, और साथ में बी, डू, हैव के साथ रिलेशन में। देखिएगा मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। राम ब्लैंक टीचिंग, बी मैंने वर्ब दी थी। अगर मैंने लिखना होता कि राम पढ़ा रहा है तो राम इज टीचिंग कर देता, राम पढ़ा रहा था राम वॉज टीचिंग कर देता। सेम आई एम टीचिंग या आई वॉज टीचिंग, सेम यू आर टीचिंग, यू वर टीचिंग। वो डिपेंड आएगा कि इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने एक फर्स्ट का ले लिया एग्जांपल, सेकंड का ले लिया, थर्ड पर्सन का ले लिया। 2 वर्ड लिखे हैं सब्जेक्ट और टेंस। आज मैं सब्जेक्ट का भी जिक्र करके गया हूं, टेंस का जिक्र भी किया अपनी क्लास में। यदि सब्जेक्ट के चेंज करते इज, एम, आर चेंज हो रहा है, यदि मैं टेंस भी चेंज करता, इज का वोज हो गया, एम का भी वोज चला गया, आर का वर चला गया, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर्ब उस टाइप के हैं यदि सब्जेक्ट या टेंस चेंज करूंगा तो ये वर्ब्स चेंज हो जाएंगी, लेकिन रूट वर्ब कभी भी जाके चेंज नहीं हुई। एक एग्जांपल लिया मैंने हैज, हैव, हैड से समझाने के लिए। ब्रैकेट में तो हैव है रूट वर्ब, लेकिन यदि मैंने लिखना होता उसने काम पूरा कर लिया है, देन आप क्या लिखते? सी हैज कंप्लीटेड। अगर आपने यही टेंस में ऐसा लिखना होता कि उन्होंने काम पूरा कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड। अगर ऐसा लिखना होता हमने उसने काम पूरा कर लिया था, सी हैड कंप्लीटेड। एक टेंस और ले लिया मैंने, दे हैव कंप्लीटेड, दे हैड कंप्लीटेड। ये जो हैज, हैव, हैड है, ये जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में भर रखे हैं, ये हैं जी जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज हो जाएंगे। और जो ये हैव है या ये बी है, ये कौन से हैं? जो रूट वर्ब का मतलब है चाहे कुछ भी, चाहे सब्जेक्ट चेंज कर लो, चाहे टेंस चेंज कर लो, तब भी जाके चेंज रूट वर्ब नहीं होगी। आगे हम फर्दर उनमें देखेंगे कि क्या चीज है। सेम इसी बेस पे मैं एक कंसेप्ट आपके एक्सप्लेन करता हूं। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का। वन इज फाइनाइट वर्ब, आप बुक्स में लिखा देखेंगे। एक टॉपिक भी है एडवांस वर्ब के नाम से, खासकर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम बेस इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल वगैरह का यूज करेंगे। फाइनाइट वर्ब वो है जो चेंज हो जाएगी। कब? यदि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट या टेंस चेंज करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा यदि सब्जेक्ट चेंज करूं या टेंस। पहली बात, इंग्लिश का कैसा भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब के नहीं बनेगा। इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब होना जरूरी नहीं है। एक सेंटेंस के अंदर केवल एक फाइनाइट वर्ब। जैसे मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखा जी, ही प्लेज। जस्ट मैंने इस टेंस के अंदर एक ही वर्ब लिखी है और ये वर्ब एक ही है, तो मैं ये फाइनाइट वर्ब कहूंगा क्योंकि कोई भी टेंस बिना फाइनाइट वर्ब के नहीं आएगा। देखिएगा मैं चेंज कर रहा हूं इसको, आई प्ले, पास्ट में ले जाता तो ही प्लेड। मतलब सब्जेक्ट के चेंज करते या टेंस के चेंज करते वर्ब चेंज हो रही है, मीन्स
ये कैसी वर्ब है जी? फाइनाइट। एक दूसरा टेंस लिख रहा हूं, ही इज प्लेइंग। दो वर्ब्स हैं जी, ये मेन वर्ब है, बेशक ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिएगा, एक ही वर्ब थी और ये किसका काम कर रही थी? फाइनाइट का। इसलिए मैंने क्या भी कहा था, किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब होना जरूरी नहीं है। अगर मैं आई कर देता तो आई एम प्लेइंग, टेंस चेंज कहा है मैंने, यू आर प्लेइंग। पास्ट में भी ही वाज प्लेइंग। सब्जेक्ट चेंज करके देख लो, बस इज एम आर बदल रहा है। टेंस चेंज करके देख लो तो भी इसके अंदर क्या आ रहा है? बस वाज, वर वगैरह। लेकिन ये वर्ब जो मेन एक्शन है ये चेंज नहीं हो रहा है। तब भी क्या होता? ही वाज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। कहने का मतलब क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी टेंस में वो होती है जो चाहे मैं उस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दूं या सब्जेक्ट चेंज कर दूं तब भी चेंज नहीं होगी। और किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब होना जरूरी नहीं है। लेकिन इंग्लिश का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो फाइनाइट वर्ब के बिना बना दिया जाए। चाहे मैं सिंपल से सिंपल लिख देता हूं, राम इज ए टीचर, एक वर्ब उतारी है मैंने केवल इज, बेशक वो हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन ये टेंस बदलता, राम वाज ए टीचर, इज का वॉज हो गया। आई एम ए टीचर मीन्स आपका सब्जेक्ट के चेंज करते जो वर्ब चेंज का रूप ले लेती है दैट इज फाइनाइट वर्ब, और जो चेंज ना हो दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ओवरऑल क्लास का क्या निचोड़ बोल रही हूं? आज हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा? डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करेगा जो, और जिसके बारे में बात हो रही होगी। कैसे भी सिंपल सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। वैसे हम सेंटेंस की कैटेगरी पढ़ेंगे, 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन जो भी सिंपल सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू किया जाता है। सब्जेक्ट हमने बता दिया कि वो कब कैसे होता है। वर्ब को मैंने डिफाइन किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या डिफाइन करेगी? आपका टेंस क्या है, कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। मेन वर्ब क्या डिफाइन करेगी? वो एक्शन कितना हुआ है, कंप्लीट है, जारी है, पूरा, मीन्स उस एक्शन की स्टेट बताएगा। फिर ग्रामर वालों ने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब, बुक वाला क्या लिखेगा? ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क है? मोडाल्स है, कभी भी इंग्लिश में बिना मेन वर्ब के यूज नहीं होंगे, लेकिन जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड हैं ये मेन वर्ब के साथ भी आ सकते हैं, मेन वर्ब के बिना भी। अगला क्वेश्चन क्या है? बी, डू, हैव इंग्लिश की केवल 3 रूट वर्ब हैं, इनमें और इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें क्या फर्क है? जो इज, एम, आर, वाज, वर इस टाइप की वर्ब्स हैं ये सब्जेक्ट के और टेंस के चेंज होने से चेंज हो जाएंगी, लेकिन रूट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब के बिना इंग्लिश का कोई टेंस नहीं बनेगा। फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस के साथ एक, 2 सेंटेंस तो 2 फाइनाइट वर्ब, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब किसी टेंस में जो होना जरूरी नहीं है, और नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होगी चाहे मैं उस सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज कर दूं चाहे टेंस चेंज कर दूं। नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा हो सकती है। एक टेंस और लिख देता हूं लास्ट, इस चीज को क्लियर करने के लिए। मैंने 2 वर्ब ली, आई वॉज लाफिंग एट हिम, लेकिन अगर मैं ही कर दे कर देता तो दे वर लाफिंग। टेंस चेंज मैंने केवल क्या किया? सब्जेक्ट चेंज, और प्रेजेंट में लेके आता तो आई एम लाफिंग। देखिएगा मीन्स ये कैसी वर्ब गई? फाइनाइट, और ये कैसी गई? नॉन फाइनाइट। ठीक है, इसको सब्जेक्ट को और वर्ब को अच्छे से पढ़िएगा, जो भी दिक्कत आएगी नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू रखेंगे। टॉपिक एक फ्लो में आएंगे, इस चीज की चिंता मत करना कि बच्चे कमेंट्स में ये कहें कि सर ये टॉपिक एक ऑर्डर होता है किसी लैंग्वेज को समझने का। हम आराम से जाएंगे, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, फिर सेंटेंसेस, फिर मॉडल्स,
जो भी है वॉइस है, नॉन फाइनाइट है, नरेशंस है। फिर एक ऑर्डर में चलेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, लिंक, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, एडवर्ब वगैरह। वो क्या पोर्शन भी साथ में आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। लेकिन एक 5-6 महीने का शेड्यूल अच्छा है, उसको फॉलो करिएगा। घर पे आराम से बैठ के वीडियोस देखिएगा। जो भी क्वेरीज हैं, व्हाट्सएप नंबर है नीचे, मैंने वीडियोस में वैसे दिया भी है। आप इस नंबर पे आपकी क्वेरीज या डाउट या कुछ भी, स्लो फास्ट कुछ भी है, स्लो फास्ट का मैंने कह दिया है। जिसको लगता है कि फास्ट है वो पॉज करके आराम से 2 बार 3 बार देखिएगा, ताकि उसको कोई भी कंसेप्ट करने में दिक्कत ना हो। लेकिन एक सजेशन जरूर दूंगा, बुक्स अभी एकदम अप्लाई मत करिएगा। चीजें लिंक होंगी धीरे धीरे, लेकिन आप जो भी अभी नोट्स बनाते जाइएगा अपनी प्रॉपर कॉपी, उस चीज को 2 बार 4 बार 10 बार जितने भी लेक्चर होते रहे बार बार रिवाइज लीजिएगा। आपकी कमांड होती जाएगी। आपके सजेशन का मोस्ट वेलकम होगा। जो भी दिक्कत है, थैंक यू।